हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 30 MLT MCQ जो कि हेल्प करने वाले हैं आपको किसी भी MLT की जॉब में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, विच पैरासाइट इज नोन फॉर कैजिंग हाइड्रेटेड सिस्ट इन द लिवर? इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस एक सिस्टोड यानी कि एक टेप वॉर्म है जिसकी वजह से हाइड्रेटेड डिजीज हो जाती है। इकाइनोकोकस की लार्वा स्टेज हाइड्रेटेड सिस्ट के लिए जिम्मेवार होती है जो मोस्ट कॉमनली लीवर और कभी कभी लंग्स जैसे ऑर्गन में पाई जाती है। सो दिए हुए ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मलिन इज अ फिक्सेटिव दैट प्राइमरली प्रिजर्व। फॉर्मलिन हिस्टोपैथ में यूज़ होने वाला मोस्ट कॉमन फिक्सेटिव है जो कि 37 से 40% की कंसंट्रेशन में पाई जाती है जो अमीनो एसिड प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के बीच में क्रॉस लिंक बनाकर उन्हें प्रिजर्व रखती है। सो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 3, स्पेक्ट्रल कैरियोटाइपिंग जिसको हम स्काई भी बोलते हैं इज बेस्ड ऑन। स्पेक्ट्रल कैरियोटाइपिंग स्काई एक एडवांस साइटोजेनेटिक टेक्निक है जिसमें हर एक ह्यूमन क्रोमोसोम को एक यूनिक कलर प्रोवाइड करते हैं ये यूनिक कलर प्रोवाइड करती है और इसके लिए हम फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। स्काई यूज़ करने में कन्वेंशनल कैरियोटाइपिंग से ज़्यादा ईजी है जिसमें किसी भी एबनॉर्मलिटी को ज़्यादा ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, An example of type 4 hypersensitivity is। टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी यानी कि डिले टाइप हाइपरसेंसिटिविटी ये टी सेल मेडिएटेड होती है जिसकी एग्जांपल है कॉन्टैक्ट टर्मा। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस हैं जैसे अस्थमा ये टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी, एनाफिलैक्सिस ये भी टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी और हीमोलिटिक एनीमिया टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी का पार्ट है। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस and respiratory compensation which pattern is expected। इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए हमें एसिड बेस बैलेंस को समझना पड़ेगा। जब किसी भी वजह के कारण हमारी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट की वैल्यू कम हो जाती है तो इसके कारण ब्लड की पीएच डिक्रीज होकर एसिडिक हो जाती है और इस कंडीशन को हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं। इसको ठीक करने के लिए हमारी बॉडी एक प्रोसेस चलाती है जिसे हम रेस्पिरेटरी कंपनसेशन बोलते हैं जिसमें हाइपर वेंटिलेशन के द्वारा लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं जिससे PCO2 का लेवल डिक्रीज होता है और ब्लड पीएच राइज करने लगती है। सो रेस्पिरेटरी कंपनसेशन में लो पीएच, लो बाइकार्बोनेट और लो PCO2 का पैटर्न देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, Which vitamin deficiency falsely elevated homocysteine level in serum? होमोसिस्टीन एक इम्यूनो एसिड है। होमोसिस्टीन के बढ़ते लेवल को हम हाइपर होमोसिस्टीनीमिया भी बोलते हैं जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के चांस को इंक्रीज करता है। होमोसिस्टीन जब मेथिनिन में कन्वर्ट होता है तो उसमें विटामिन B12 एज ए को फैक्टर यूज होता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के कारण होमोसिस्टीन ब्लड में जमा होने लग जाता है जिसके कारण इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो दिए हुए ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर है विटामिन B12। Question number 7, in sickle cell anemia, what amino acid replace glutamic acid in the beta chain of hemoglobin? सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबुलिन जीन में जीन म्यूटेशन होने के कारण होता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में बीटा चेन में पोजीशन नंबर 6 पर अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है पर सिकल सेल एनीमिया में जिसमें HbS प्रेजेंट होती है इसमें पॉइंट म्यूटेशन होने के कारण ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करके उसकी जगह पर विलाइन आ जाता है। सो दिए हुए क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विलाइन। Question number 8, Toledan blue stain is used to demonstrate। टॉलिडन ब्लू एक बेसिक मेटाक्रोमेटिक स्टेन है जो सेल के एसिडिक कंपोनेंट को स्टेन करती है, पर्टिकुलरली वो एरिया जिसमें हेपेरिन और हिस्टामिन की कंसंट्रेशन हाई होती है और ये हाई कंसंट्रेशन हमें मास्ट सेल के ग्रैन्यूल्स में देखने को मिलती है और ये ग्रैन्यूल्स मेटाक्रोमेटिक होते हैं यानी कि ये स्टेन के कलर से थोड़ा अलग कलर में स्टेन होते हैं। वैसे तो टॉलिडन ब्लू कलर की होती है पर मेटाक्रोमेटिक होने की वजह से ये ग्रैन्यूल्स को रेडिश पर्पल कलर प्रोवाइड करती है। सो दिए हुए ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन बी, मास्ट सेल ग्रैन्यूल्स।
क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट सेंसिटिव मेथड फॉर डिटेक्टिंग माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया इज। माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया जिसमें बहुत ही कम अमाउंट में एल्ब्यूमिन यूरिन में सिक्रीट होने लग जाती है। ये किडनी डैमेज, स्पेशली डायबिटीज मेलाइटस और हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन का अर्लियर मार्कर होता है। दिए हुए ऑप्शन में से माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया को डिटेक्ट करने के लिए सबसे सेंसिटिव मेथड है इम्यूनोटर्बिडिमेट्री, जिसमें हम एल्ब्यूमिन के साथ स्पेसिफिक एंटीबॉडी को रिएक्ट करवाने के बाद टर्बिडिटी को मेजर करते हैं, जिससे माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो दिए हुए ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस HbC माइग्रेट्स। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिससे हम हीमोग्लोबिन के डिफरेंट टाइप्स को उनके चार्ज एंड साइज के बेस पर सेपरेट कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने नेट चार्ज के अकॉर्डिंग एक गिवन pH पर माइग्रेट करती है, जो अल्कलाइन इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूजली 8.6 होती है। इसमें हम HbA को एज ए रेफरेंस पॉइंट लेकर चलते हैं। HbS HbA से स्लो माइग्रेट करती है। HbC के पास कम नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये HbA और HbS दोनों से भी स्लो माइग्रेट करती है और HbF सबसे फास्ट माइग्रेट करती है। सो अल्कलाइन pH पर इनका ऑर्डर ये दिखेगा और HbC बाकी सारे ऑप्शन से स्लो माइग्रेट करती है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, ए लेफ्ट शिफ्ट इन WBC डिफरेंशिएट इंडिकेट्स। ट्रेडिशनली पहले लैब्स में WBC को चार्ट पर जब मेंशन करते थे तो जो इमेच्योर सेल्स होते थे उनको लेफ्ट साइड लिखा जाता था और मैच्योर सेल्स को राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट शिफ्ट डिनोट करती है इंक्रीज नंबर ऑफ इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स को, पर्टिकुलरली बैंड फॉर्म्स को। ये लेफ्ट शिफ्ट किसी और WBC पर अप्लाई नहीं होता ड्यू टू डिफरेंशिएट मैच्योरेशन पाथ्स एंड आर नॉट डिस्क्राइब्ड यूजिंग लेफ्ट शिफ्ट्स। तो हमारे दिए हुए ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन सी। Question number 12, which medium is used for culture of Leishmania species? लिश्मेनिया एक प्रोटोजोन पैरासाइट है जो विसरल लिश्मेनियासिस, जिसे काला अजार भी बोलते हैं, कुटेनियस लिश्मेनियासिस, म्यूकोकुटेनियस लिश्मेनियासिस जैसी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको लैब में कल्चर करने के लिए मोस्ट कॉमनली ट्रिपल एन मीडियम यूज किया जाता है। ये मीडियम बाइफेसिक मीडियम है जो साल्ट, अगार और डीफिब्रिनेटेड रैबिट ब्लड से मिलकर बना होता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, विच डाई कंपोनेंट प्रोवाइड्स सॉल्युबिलिटी टू द डाई। डाई में दो मेन पार्ट होते हैं। पहला है क्रोमोफोर। ये मॉलिक्यूल का वह हिस्सा होता है जो डाई को उसका कलर प्रोवाइड करता है। इसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं जो स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हमें कलर दिखाई देते हैं। दूसरा है ऑक्सोक्रोम। ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे कि OH, NH2 या SO3H। ये डाई की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं ताकि वाटर या और सॉल्वेंट में ये अच्छे से घुल सके। ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर के साथ मिलकर कलर की इंटेंसिटी को एनहांस करता है। इसके अलावा ये डाई को टिश्यू से बाइंड करने में मदद करता है, इसलिए डाई की सॉल्युबिलिटी के लिए जिम्मेवार हिस्सा ऑक्सोक्रोम होता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, रेटिकुलिन फाइबर्स आर बेस्ट डेमोस्ट्रेटेड बाय। रेटिकुलिन फाइबर एक प्रकार के टाइप 3 कोलाजन फाइबर होते हैं जो बहुत फाइन, डेलिकेट और ब्रांचिंग नेचर के होते हैं। ये फाइबर लीवर, बोन मैरो, लिम्फ नोड और स्प्लीन जैसे ऑर्गन में पाए जाते हैं। क्योंकि ये बहुत पतले होते हैं इसलिए इन्हें नॉर्मल स्टेन जैसे कि HND से देखना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इन्हें देखने के लिए खास करके सिल्वर स्टेन का उपयोग किया जाता है, जैसे गमोरी से सिल्वर इम्प्रीग्नेशन स्टेन। इन स्टेन की मदद से सिल्वर आयन रेटिकुलिन फाइबर पर जमा हो जाते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे ये ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। ये मेथड राइगोफिलिक स्टेनिंग कहलाता है, जिसका मतलब है कि फाइबर सिल्वर को बाइंड करते हैं लेकिन उसे रिड्यूस करने के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत होती है। सो दिए हुए ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिल्वर स्टेन। क्वेश्चन नंबर 15, विच पैरासाइट कैन बी डायग्नोस्ड यूजिंग अ मसल बायोप्सी। ट्राइचिनेला स्पाइरलिस एक पैरासाइटिक नेमाटोड है जो
जो ट्राइचिनोसिस काउज करता है। ये इन्फेक्शन आमतौर पर तब होता है जब कोई व्यक्ति अंडरकुक या रॉ पोक का सेवन करता है, जिससे ये पैरासाइट अपने एंसेस्ट लार्वा स्टेज में मौजूद रहता है। अगर इसके इन्फेक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो यह जीआईटी में पहुंचने के बाद अडल्ट वॉर्म में मैच्योर हो जाता है। फीमेल वॉर्म या नए लार्वा को प्रोड्यूस करती है जो ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से ब्लड में सर्कुलेट होता है। ये लार्वा विशेष रूप से स्केलेटन मसल में माइग्रेट करके वहां पे सिस्ट फॉर्मेशन करता है। डायग्नोस की बात करें तो बिकॉज लार्वा मसल फाइबर में इंसिस्ट होता है तो इसके डायग्नोस के लिए सबसे बेटर डायग्नोस्टिक टेक्निक होती है मसल बायोप्सी। बायोप्सी स्पेसिमन को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करने पर कॉइल लार्वा इनसाइड सिस्ट दिखाई देता है, जिससे डायग्नोस कंफर्म हो जाता है। इसलिए ट्राइचिनिया स्पाइरस वह पैरासाइट है जिसे सीधे मसल बायोप्सी द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, डायग्नोस्टिक स्टेज ऑफ सिस्टेस्टोसोमा हेमेटोबियम इन यूरिन इज। सिस्टेस्टोसोमा हेमेटोबियम एक प्रकार का ब्लड फ्लूक है जो यूरिनरी सिस्टेस्टोसोमियासिस काउज करता है। ये प्राइमरी यूरिनरी ब्लैडर वेनस प्लेक्सस में लोकेटेड होता है। अगर इसकी डायग्नोस्टिक स्टेज की बात करें तो इसमें डायग्नोस्टिक स्टेज होती है एग, जिसकी एक स्पेशल स्पेसिफिकेशन है टर्मिनल स्पाइन। डायग्नोस्टिक मेथड की बात करें तो यूरिन के सैंपल जो मेनली दोपहर 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में लिया जाता है, क्योंकि इस समय एग की प्रोडक्शन अधिक होती है। यूरिन सैंपल को माइक्रोस्कोप में देखने पर अगर उसमें टर्मिनल स्पाइन युक्त एग दिखाई दे रहा है तो ये सिस्टेस्टोसोमा हेमेटोबियम को कंफर्म करता है। सो दिए हुए ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ हेलिमिनेंट एग इन स्टूल। कीटोकैट्स टेक्निक एक क्वांटिटेटिव डायग्नोस्टिक मेथड है जिसका उपयोग स्टूल सैंपल में हेलिमिनेंट के एग के नंबर को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। अब इसके यूज के बारे में जानते हैं। ये स्पेशली सॉइल ट्रांसमिटेड हेलिमिनेंट जैसे कि एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड, ट्रैक्यूरिस ट्रैक्यूरा और हुकबाउम और सिस्टेस्टोसोमा स्पीसीज के ट्रांसमिशन की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज होती है। इससे हमें पता चलता है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्शन माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर है। सो दिए हुए ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, नॉर्मल सेरोप्लाज्मिन लेवल इन सीरम इज। बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। सेरोप्लाज्मिन का नॉर्मल लेवल हमारे सीरम में 15 से लेकर 40 mg पर डेसीलीटर तक होता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, द फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे इज आल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे को पेंटोफॉस्फेट पाथवे, ट्रिपल पी या हेक्सस मोनोफॉस्फेट शंट, एचएमपी शंट भी कहा जाता है। अगर इसके की फंक्शन की बात करें तो यह NADPH का प्रोडक्शन करता है जो फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से सेल्स को बचाने के लिए ज़रूरी होता है। राइबोस 5 फॉस्फेट प्रोडक्शन करता है जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में यूज होता है। ये पाथवे साइटोप्लाज्म में होता है, स्पेशली लीवर, एडिपोज टिश्यू, एड्रीनल ग्लैंड, रेड ब्लड सेल में। सो दिए हुए ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल आर एक्सप्रेस्ड ऑन। MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल सभी न्यूक्लिएटेड सेल की सरफेस पर पाए जाते हैं। MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल का कार्य होता है कि इंट्रासेलुलर एंटीजन जैसे वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स को पहचानना और उन्हें साइटोटॉक्सिक टी सेल यानी कि CD8 टी सेल्स को प्रेजेंट करना। ये मॉलिक्यूल हर न्यूक्लिएटेड सेल पर पाए जाते हैं जैसे कि लीवर सेल, किडनी सेल, एपिथेलियल सेल एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज कॉमनली यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन DNA एंड RNA इन हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस। मिथाइल ग्रीन पायरनेट स्टेन एक स्पेशल हिस्टोलॉजिकल स्टेन है जिसका उपयोग सेल्स में DNA और RNA को अलग अलग कलर से पहचानने के लिए किया जाता है। मिथाइल ग्रीन सिर्फ DNA से बाइंड करता है और उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, और वहीं पायरोनिन खास करके RNA से बाइंड करता है और उसे रेड या पिंक कलर प्रोवाइड करता है। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, विच फिक्सेटिव इज कॉमनली यूज्ड फॉर फिक्सिंग अ सेल ब्लॉक इन हिस्टोपैथोलॉजी। AAF फिक्सेटिव का पूरा नाम है अल्कोहल एसिटिक एसिड फॉर्मलिन फिक्सेटिव। यह फिक्सेटिव स्पेशली सेल ब्लॉक को फिक्स करने के लिए कॉमनली यूज़ किया जाता है।
खासतौर पर साइटोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी में। अल्कोहल सेल की मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करता है, एसिटिक एसिड न्यूक्लिक को फिक्स करता है और फॉर्मलिन ओवरऑल टिश्यू को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ही अच्छा फिक्सेटिव है। ये कॉम्बिनेशन सेल को श्रिंकेज या डैमेज से भी बचाता है और अच्छा डायग्नोस्टिक स्ट्रक्चर देता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड बिलोंग टू द इम्यूनो ग्रुप। प्रोलीन एक ऐसा इम्यूनो एसिड है जो कि बाकी सभी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड से अलग होता है क्योंकि इसमें प्राइमरी अमीनो एसिड NH2 के बजाय अमीनो ग्रुप NH पाया जाता है। ज़्यादातर अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप होता है, लेकिन प्रोलीन में साइड चेन इसकी बैकबोन नाइट्रोजन से जुड़कर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। इस वजह से प्रोलीन में एक सेकेंडरी अमाइन ग्रुप होता है जिसे हम इम्यूनो ग्रुप भी कहते हैं। सो दिए हुए ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोलीन। क्वेश्चन नंबर 24, ल्यूकोसाइड एल्कलाइन फॉस्फेट LAP, जिसे हम लैब भी बोलते हैं, इज प्राइमरली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। यह एक एंजाइम है जो मेनली मैच्योर न्यूट्रोफिल्स में पाया जाता है। न्यूट्रोफिल्स एक तरह के WBC होते हैं जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। लैब टेस्ट इस एंजाइम की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसको डिफरेंट ब्लड डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। लैब का लेवल ल्यूकीमाइड रिएक्शन, प्रेगनेंसी या इन्फेक्शन में इंक्रीज होता है और लैब लेवल क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया CML जैसी बीमारियों में डिक्रीज होता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैच्योर न्यूट्रोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स टिपिकली शोज अ कार्टव्हील और क्लॉक फेस अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन अंडर द माइक्रोस्कोप। प्लाज्मा सेल्स एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो बी लिम्फोसाइट से बनते हैं और एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं। माइक्रोस्कोप के अगर नीचे देखें तो इनके न्यूक्लियस में कार्टव्हील या क्लॉक फेस जैसी अपीयरेंस दिखाई देती है ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ कोर्स क्लम्प्स ऑफ क्रोमैटिन अराउंड द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जिसके कारण ये घड़ी की सुइयों या पहिए के कार्टव्हील जैसे प्रतीत होते हैं। ये स्पेशल अपीयरेंस प्लाज्मा सेल्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। Question number 26, which substance act as a mordant in Mallory's PTAH staining technique? Mallory's PTAH phosphotungstic acid hemotoxin stain एक स्पेशल हिस्टोपैथोलॉजिकल टेक्निक है जो स्पेशली मसल फाइबर, फाइब्रिन, ग्लिया फाइबर्स को देखने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें फॉस्फोटंगस्टिक एसिड दो भूमिका निभाता है। पहले है मॉर्डेंट के रूप में, ये हेमोटॉक्सिन से बाइंड होकर डाई मॉर्डेंट कम्प्लेक्स बनाता है। दूसरा है डिफरेंशिएटर। डिफरेंशिएटर के रूप में यह हेल्प करता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज कंपोनेंट्स बाय गिविंग सेलेक्टिव स्टेनिंग। रिजल्ट की बात करें तो न्यूक्लियाई, सेंट्रियोल, फाइब्रोग्लिया, मायोग्लिया एंड न्यूरोग्लिया ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। कोलाजन, रेटिकुलिन एंड ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ बोन येलो टू ब्रिक रेड कलर के दिखाई देते हैं। यह स्टेन न्यूरोपैथोलॉजी और मसल पैथोलॉजी में बहुत हेल्पफुल होती है। सो दिए हुए ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन सी, फॉस्फोटंगस्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टोड। सिस्टोड फ्लैट सेगमेंटेड और टेप लाइक पैरासाइट होते हैं जिन्हें हम टेप बॉम्ब भी बोलते हैं। टेनिया सोलियम यानी कि पोक टेप बॉम्ब सिस्टोड की एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये ह्यूमंस में टेनियासिस और सिस्टिक सिरोसिस काउज करता है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो सारे नेमाटोड हैं, जैसे कि एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉड को हम राउंड बॉम्ब भी बोलते हैं, एनकार्सिनोमा ड्यूडिनम को हम हुक बॉम्ब और एंटोरबियस बर्मिकुलैरिस को पिन बॉम्ब या फिर सीड बॉम्ब भी बोलते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, चारकोट लेडन क्रिस्टल्स आर टिपिकली सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। चारकोट लेडन क्रिस्टल्स नीडल शेप्ड इओसिनोफिलिक क्रिस्टल होते हैं जो इओसिनोफिल से बनते हैं। ये क्रिस्टल ग्लैक्टिन 10 प्रोटीन से बने होते हैं जो इओसिनोफिल के ग्रैन्यूल्स में पाया जाता है। ये खास तौर पर ब्रोंकियल अस्थमा, स्पूटम या म्यूकस में अदर इओसिनोफिलिक रिच कंडीशन जैसे कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन, एलर्जिक डिजीज़ में दिखाई देते हैं। ये क्रिस्टल आमतौर पर इनमें दिखाई नहीं देते जैसे कि बैक्टीरियल निमोनिया, इसमें मेनली न्यूट्रोफिल्स दिखाई देते हैं। एमीबोइक डायसेंट्री जिसमें एमीबोइक ट्रोफोजर्स और ब्लड दिखाई देता है, और लास्ट है ट्यूबरकुलोसिस जिसमें ग्रैनुलोमा दिखता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रोंकियल अस्थमा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच न्यूप्लास्टिक सेल्स disseminated from a primary lesion to establish secondary growth at non-contiguous site।
मेटास्टैटिक वह प्रोसेस है जिससे कैंसर सेल अपने प्राइमरी ट्यूमर से निकलकर शरीर के किसी भी नॉन कॉन्टिजियस साइट पर जाकर सेकेंडरी ट्यूमर बनाते हैं। यह फैलाव ब्लड स्ट्रीम, लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड कैविटी के माध्यम से होता है। यह प्रक्रिया कैंसर की गंभीरता और मौत के खतरे को बढ़ाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेटास्टेसिस। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मोस्ट सिग्निफिकेंटली इंटरफेस विद द मेजरिंग ऑफ सीरम पोटाशियम यूजिंग आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड मेथड। जब हम सीरम पोटाशियम को आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड मेथड से मेजर करते हैं तो इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंटली इंटरफेरेंस हेमोलिसिस का होता है। आरबीसी में पोटाशियम की मात्रा सीरम से 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है। जब हेमोलिसिस होती है यानी कि आरबीसी के टूट तो इनके अंदर का पोटाशियम बाहर निकलकर सीरम में मिक्स हो जाता है, जिससे फाल्सली पोटाशियम की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड मेथड में सैंपल में डायरेक्टली आयन की कंसंट्रेशन को सैंपल में से मेजर करता है। एक्सेस पोटाशियम फ्रॉम हेमोलिसिस विल लीड टू इनएक्यूरेट हाई रिजल्ट। इसीलिए सही आंसर है ऑप्शन ए, हेमोलिसिस। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।